हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। तो आज हम MSO 001 का दूसरी वीडियो करने वाले हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, जो कि जून 2023 का आपका क्वेश्चन पेपर होने वाला है। और अगर आपको ऐसी वीडियोस और देखनी है तो लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में, आप जाके वहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, दिसंबर का भी मैंने वहाँ पे करा रखा है, तो वो आपको मिल जाएगा। तो आपका जून का है, तो यहाँ पे सबसे पहला जो सवाल था जून के क्वेश्चन पेपर में आपको दिखा देता हूँ, अगर आपको बिलीव नहीं हो रहा है तो। ठीक है, ये आपका जून का 2023 का क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, और जो पहला सवाल है आपका वो है, श्रम के वस्तुकरण से आप क्या समझते हैं, उत्पादन प्रक्रिया पर इसके प्रभाव की चर्चा कीजिए। तो काफ़ी मतलब ये थोड़ा इजी सा है। ठीक है, क्योंकि मैंने जो दिसंबर में जो क्वेश्चन पेपर कराया आपको, काफ़ी मुश्किल था वो करना, अगर आपने कभी पढ़ाई नहीं है तो उसके हिसाब से। लेकिन श्रम विभाजन या जो श्रम का वस्तुकरण है, ये एक नॉर्मल लाइफ में आपको देखने को मिल जाता है, तो हम इसको भी आंसर कर सकते हैं। ठीक है, बिना पढ़े भी, लेकिन अगर पढ़ लेते तो अच्छा रहता है। ठीक है, पढ़ना चाहिए हमें। सबसे पहले मैंने क्या किया है, हमें पता है कि जो श्रम विभाजन है, ये जो सिद्धांत बेसिकली जो है, ये जो थ्योरी है, ये हमें किसने दी है, कार्ल मार्क्स ने दी है। ठीक है, इनको कार्ल मार्क्स बोलते हैं, मार्क्सवादी या कार्ल मार्क्स, जो भी आप कह लो। तो ये मार्क्स ने इसकी सिद्धांत दिया है श्रम के विभाजन का, कि भाई श्रम जो है, हम किस तरीके से श्रम का वस्तुकरण के रूप में यूज़ करते हैं, कि भाई श्रम जो है एक ऑब्जेक्टिव बन के रह गया है ना। उनको हम खरीदते हैं, बेचते हैं, और उनके बेसिकली जो कंट्रोल है, ठीक है, जो भी वो सामान बना रहे हैं उन पे उनका खुद का कंट्रोल नहीं होता है। तो ये सभी जो है हमने पहले पढ़ रखा है। अगर आपने नहीं पढ़ा तो अब क्या कर सकते हैं, ये बुक मैंने नहीं पढ़ाई है, मैंने इसमें 2-3 चैप्टर कराए थे बस, बाकी मैंने लीव कर दिया क्योंकि आपने देखी ही नहीं, तो मैं क्यों बनाऊँ। ठीक है, ये इंट्रो है, थोड़ा सा मैंने आपको बता रखा है कि यहाँ पे कैसे कैसे क्या क्या होता है। ठीक है, बाकी जो मेन जो कंटेंट है, जो बॉडी है, वो आपको यहाँ मिलेंगी देखने के लिए। ठीक है, कि भाई उत्पादन प्रक्रिया पर जो है इसके प्रभाव क्या पड़ते हैं, कि सबसे पहला जो प्रभाव होगा वो होगा उत्पादन से जो है अलगाव फील करते हैं। अलगाव को इंग्लिश में एलिनेशन कहते हैं। ठीक है, एलियनेशन बेसिकली इसमें क्या होता है, जो मजदूर है जब भी वो कोई सामान बनाता है, निर्माण करता है किसी सामान का, कोई प्रोडक्ट बनाया उसने, ठीक है, मजदूर के रूप में, तो उस वस्तु पर, उस प्रोडक्ट पर, उस एम्प्लॉय का, जिसने वो बनाया है, उस मजदूर का कोई भी अधिकार नहीं होता है कि वो उसको खुद यूज़ कर सके या उसको कहीं और अपनी मर्जी से बेच सके, अपने फ़ायदे के हिसाब से बेच सके। नहीं, वो बस एक पश्तो के रूप में वहाँ पे काम करने के लिए आया है, उसके बदले में उसे कुछ पैसा दे दिया जाएगा, बस। इसी को बोलते हैं एलियनेशन। ठीक है, कि भाई अपनी वस्तु से कोई भी लगाव उनको जो है नहीं रहता है, क्योंकि वो वस्तु जो बनती है वो बेचने के लिए बनती है। ठीक है, अब देखो मैंने यहाँ पे पढ़ा रखा है, वैसे तो बहुत सारी चीज़ें इसके बारे में और वीडियोज़ में भी है। ठीक है, आपकी MSO 003 या 004 मैंने पूरा पढ़ा रखा है, आप जाके उसको देखना, उसमें भी आपको काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाएंगी इसी संबंधित कार्ल मार्क्स के बारे में। इनको तो हम पढ़ते रहते हैं हमेशा। ठीक है, सोशियोलॉजी आपने लिया तो इसको आपको पढ़ना ही पड़ेगा, इनको हमेशा। नियंत्रण की जो है कमी आपको मिलती है, सॉरी, नियंत्रण जो है ना, ये जो मजदूर वगैरह है, इनको अपनी चीज़ों पे, जो भी सामान इन्होंने बनाया है उस पर कंट्रोल नहीं रहता। मैंने बताया ना भी आपको थोड़ी देर पहले, सब कुछ एक दूसरे जुड़ा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, कोई भी अलग चीज़ नहीं है। कंट्रोल मतलब आप देखो, अगर आप भी कहीं जॉब करते होंगे या कभी जाएंगे कोई जॉब करने के लिए किसी के पास, तो जो भी सामान होगा ना, उस पर आपका कंट्रोल नहीं है। आपको बेसिकली सामान बनाने के लिए दिया जा रहा है, या फिर जो सेल करने के लिए आपको सामान मिल रहा है, वो आपका नहीं है। ठीक है, आपको वो सेल करना है, उसके बदले में आपको पैसे लेने हैं, उस पैसे को आपको आपके मालिक को देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये एक कठिन है चीज़ों को देखना यहाँ पे। एक मजदूर के रूप में आप अगर आप को देखो तो आप समझ पाओगे इस टॉपिक को। शोषण होता है उसका, है ना। आप एम्प्लॉय अगर होंगे कभी, या फिर अगर आप हो या फिर होने वाले हो, तो आपका शोषण होगा। ठीक है, कैसे होता है, गाली देता है आपका बॉस आपको, तो ये भी शोषण का भी तो पार्ट है एक, है ना। आपके साथ अलगाव फील करता है, आपको जो है अपने साथ बैठने की परमिशन नहीं देता। और शोषण के अंदर एक भी चीज़ ये और आती है कि जो आप बना रहे हो, ठीक है, उसकी कीमत मान के चलिए 10,000 रुपये है। ठीक है, आपने कोई मोबाइल बनाया, उसकी कीमत 10,000 रुपये है, लेकिन 10,000 रुपये की कीमत है उस मोबाइल की, लेकिन आपको जो सैलरी मिलेगी वो फिक्स है, कि भाई एक महीने में आपको 15,000 रुपये सैलरी मिल रही है। आपने उस एक दिन के अंदर एक मोबाइल फ़ोन बनाया, यानी कि 30 दिन में आप 30 मोबाइल फ़ोन बनाएंगे। उस मालिक की तो वहाँ पे जो है एक तरीके से वो तो करोड़पति बन जाएगा, लेकिन आपका कोई फ़ायदा नहीं है उसके अंदर। आपको जो सैलरी मिलनी थी वो ही मिलनी है। ठीक है, आप जितनी भी मेहनत कर लो, कोई फ़ायदा नहीं होता है वहाँ पे फिर। ठीक है, तो इसी को हम शोषण कहते हैं। और प्रतिस्पर्धा और जो विभाजन है वो देखने को मिलता है आपको श्रम विभाजन के अंदर, क्योंकि भाई
जो श्रमिक होते हैं, जो एम्प्लॉयज़ होते हैं, इनके बीच में जो मालिक वगैरह होते हैं, ये पटवार वगैरह रखते हैं हमेशा कि भाई तू ये वाला काम कर, तू ज़्यादा अच्छा है तो कम अच्छा है, इस तरीके से। तो उनका जो है ना आपस में भी मनमुटाव रहता है, आपस में भी जो है कंपटीशन अपने अंदर रहता है। जैसे कि स्कूल्स में हम पढ़ते थे तो हमारे बीच में कंपटीशन पैदा किया जाता था कि भाई तुम्हारे मार्क्स कम है, तुम्हारे ज़्यादा है, तो वो जो है ना एक कंपटीशन पैदा करने वाली बात होती है। खुद से हो वो अच्छी चीज़ है कि भाई नहीं मुझे इससे आगे निकलना है, वो एक अलग बात होती है। पर इसका मतलब ये नहीं कि हम किसी और को जो है गलत साबित करें, उसका शोषण करें, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। और अमान्यता आपको देखने को मिलती है, शर्म को जो है वस्तु के रूप में इस्तेमाल करते ना कि एक इंसान के रूप में उसको देखते हैं, ठीक है। तो ये भी होता है आपका। एक तो ये हो गया सवाल, ठीक है, इनको आपको एक्सप्लेन करना है, बहुत ज़्यादा भर भर के एक्सप्लेन कर देना हो जाएगा आपका, 3 से 4 पेज आप इसमें भर दोगे, ठीक है। देखो जितना हो सकता है मैं उससे उतना कराता हूँ, बाकी आपकी मर्ज़ी है, आप जिस तरीके से करना चाहते हो वो कर सकते हो। और ये बहुत ही ईजी पॉइंट्स थे मैंने जो आपको ढूंढ के दिए हैं, इससे ईजी कुछ नहीं हो सकता। उसके बाद उद्यमशीलता पर वेबर और शुम्पीटर के दृष्टिकोण की तुलना और उनके अंतर को स्पष्ट कीजिए। तो बेसिकली उद्यमशीलता जो है, एंटरप्रेन्योरशिप आपने पढ़ाई होगा कभी ना कभी, या आपने सुना होगा क्या होता है, यानी कि जो बिजनेसमैन टाइप के लोग होते हैं, ये एंटरप्रेन्योरशिप, जो कि कुछ नया करने की कोशिश करते हैं। तो जो वेबर है, ठीक है, ये जो हमारे वेबर है ये क्या बोल रहे हैं इसके बारे में, और जो शुम्पीटर है ये क्या इसके बारे में बोल रहे हैं, इनको हमें समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो अभी हमने लास्ट वीडियो में मार्क्स के बारे में पढ़ा है, उनकी विचारधारा समझी है कि क्या उनकी सोच है उसके प्रति, ठीक है, श्रम विभाजन के प्रति क्या सोच है। अब हम मार्क्स से हट के जो मैक्स वेबर है, ठीक है, वेबर बोलते हैं इनको इंग्लिश में, मैक्स वेबर, तो उनके बारे में पढ़ेंगे। और शुम्पीटर जो है एक व्यक्ति है, इनको हम समझेंगे। सबसे पहले मैंने लिखा है वेबर के बारे में कि ये क्या बोल रहे हैं, किसके बारे में, उद्यमशीलता यानी कि एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में। कह रहे हैं कि प्रोटेस्टेड नैतिकता में या नैतिकता ने पूंजीवाद के उदय में इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। इन नैतिकता ने कड़ी मेहनत, अनुशंसा, जीवन के प्रति व्यवस्थित दृष्टिकोण अपनाया है। ये क्या है, ये कारण, इन कारणों ने उद्यमशीलता को प्रभावित या प्रोत्साहन किया है। बेसिकली देखो क्या होता है, उद्यमी, इनका कहने का मतलब है कि उद्यमी एक ऐसा व्यक्ति है जो कि समाज में बहुत ही ज़रूरी होता है, और अगर ये समाज में नहीं होगा तो क्या होगा, दिक्कतें होंगी। क्योंकि देखो उद्यमशील मतलब, उद्यम मतलब स्टार्टअप, नया नया स्टार्टअप करना जिससे कि लोगों को रोज़गार मिलता है, और नई नई उद्यम यानी कि नए नए प्रोडक्ट आपको देखने को मिलेंगे उसके द्वारा, ठीक है। और उसके अलावा यहाँ पे मैं आपको और बताऊँगा आगे, ठीक है, एक मैंने इनको अलग से एक्सप्लेन किया है, दोनों को डिफाइन करके अलग अलग, ताकि आप समझ पाएँ। ये तो एक नॉर्मल चीज़ें हैं यहाँ पे जो बता रहा हूँ आपको इनके बारे में, जो इनको जो मैंने एक्सप्लेन किया है। जब आप इनको एक दूसरे से कंपेयर करेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा कि ये क्या सोच रहे हैं, ठीक है। उसके बाद ये दूसरे जो है शुम्पीटर, ये कह रहे हैं कि रचनात्मक विनाश की धारणा पे जो है पेश की जाती है इसके द्वारा। बेसिकली ये क्या कह रहे हैं, जो रोल के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं, ठीक है। जो शुम्पीटर है ये एंटरप्रेन्योर का जो रोल होता है समाज में, उसके प्रति ज़्यादा उत्तरदायी के बारे में बात करते हैं कि जो एक एंटरप्रेन्योर होता है वो समाज में बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, उसका जो भूमिका होती है बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। और जहाँ पूरे उद्योग को नए लोगों द्वारा बाधित किया जाता है, उद्यमी जो है वो नवप्रवर्तक होता है, और जो नए उत्पादों का निर्माण करता है, प्रक्रियाओं या संगठनात्मक जो स्वरूपों को पेश करता है। एक तरीके से ये ना उद्यमी की एक नेगेटिव छवि भी बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि उद्यमी अच्छा तो होता है, काम भी करता है, लेकिन उसकी जो मंशा होती है वो लालच वाली होती है, ठीक है, लालच तरीके से वो करता है। और ये आर्थिक प्रगति के लिए आवश्यक तो है ना, हमें अगर विकास करना है आर्थिक रूप से, तो ये जो उद्यमशीलता है ये बहुत ज़रूरी भी हो जाती है उस हिसाब से। उसके बाद इन दोनों को मैंने यहाँ पे जो है अलग अलग समझाया कि ये क्या क्या बोल रहे हैं। तो जो मैक्स वेबर है वो कह रहे हैं कि उद्यमियों के लिए प्रेरणात्मक कारक के रूप में प्रोटेस्टेड नैतिकता पर जोर दिया है। अब देखो ये प्रोटेस्टेड क्या है, ये आपको तब समझ में आएगा जब आपने बुक पढ़ी होगी थोड़ी बहुत, ठीक है। तो ये एक तरीके से धर्म है, ठीक है। कह रहे कि जब ये आया तब पूंजीवाद का निर्माण हुआ, जिससे कि उद्यमशीलता का विकास हुआ, ठीक है, और नवाचार और लाभ की चाह पर ध्यान केंद्रित करता है। तो जो शुम्पीटर है उनके विचार में जो उद्यमशीलता है वो क्या करता है, नवाचार तो करता है, इनोवेशंस तो करता है, लेकिन उसकी जो मंशा होती है वो लाभ की होती है, ठीक है, पैसा कमाना, जो कि रियलिटी भी है, ठीक है, ये रियलिटी बात बोल रहा है। और सेकंड जो टॉपिक है, सेकंड जो पॉइंट है वो है कि उद्यमी को एक कर्तव्य पूरा करने वाले तर्कसंगत अभिनेता के रूप में देखा है, कि जो ऐसा व्यक्ति जो अपना रोल्स को पूरा करता समाज में,
उसी को हम उद्यमशीलता बोलते हैं। दूसरी तरफ शोपेडर क्या कह रहे हैं कि आर्थिक परिवर्तन लाने वाले विनाशकारी या विघटनकारी शक्ति के रूप में जो है इनको देखते हैं, कि जो आर्थिक रूप में जो चेंजेस लेके आते हैं इनकी वजह से वर्गों का निर्माण होता है समाज में, जिससे कि भेदभाव पैदा होता है ना, नीची ऊंचा, मतलब उस उनकी एक तरीके से हैसियत के हिसाब से जो है लोगों को हम देखते हैं। तो ये जो है आपको मिलता है। उसके बाद तीसरा जो है उद्यमशीलता को पूंजीवाद के उदय से जोड़ा जाता है, जोड़ने की कोशिश करते हैं बेसिकली जो मैक्स वेबर है। और जो शुम्पेटर है वो सतत आर्थिक वृद्धि और विकास में इसकी भूमिका पर जोर देते हैं कि भाई अगर ठीक है उद्यमशीलता होनी चाहिए, लेकिन साथ साथ में वो ये भी ध्यान रखे कि विकास जो हो वो प्रकृति को ध्यान में रखते हुए हो, ठीक है, सतत विकास हो, ठीक है, जिससे कि हमारा नेचर और जो समानताएं हैं वो हमेशा बनी रहे, ऐसा विकास हमें करना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपका 7 क्वेश्चन जो है इसमें से वो है कि लैंगिकता की चर्चा सामाजिक स्तरीकरण के आधार के रूप में कीजिए। लैंगिकता, आपको जेंडर इक्वलिटी का सवाल नहीं मिला था अभी तक हमें, तो ये मैंने आपको एक देखो मैंने ना हर एक टॉपिक से सवाल उठाए हैं, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया एक जेंडर इक्वलिटी के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ, यहाँ पे मैंने उद्यमशीलता बताया आपको, फिर मैंने आपको बताया श्रम विभाजन जो है या श्रम वस्तुकरण जो है वो मैंने आपको बताया। तो ये हर एक जो प्रोस्पेक्टिव व्यू है हम उसको समझ रहे हैं कि क्या क्या हो सकता है, ठीक है, क्या क्या टॉपिक्स आ सकते हैं। तो ये टॉपिक्स आपके आते हैं, ठीक है। लैंगिकता से एक सवाल आपको बनता ही है कभी ना कभी, ठीक है, 2-3 साल में एक सवाल बनता है। तो यहाँ पे लैंगिकता में जो महिलाएं हैं बेसिकली उनके साथ किस प्रकार से भेदभाव होता है उसको हम यहाँ पे समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने जो है एक इंट्रो लिखा है छोटा सा, आप भी लिख सकते हैं। तो मेन जो फोकस है वो क्या है कि भाई जेंडर अनइक्वलिटी बेसिकली इसमें क्या है, कैसे होती है। तो व्यवसायिक प्रतिक्रमण होता है कि भाई जो काम है दोनों का बटा हुआ होता है, महिला का काम कुछ और है, पुरुष का काम कुछ और होता है ना। तो ये भी अंतर होता है। और जो अगर वो काम करती है किसी ऑफिस वगैरह में तो उनका जो वेतन है उसमें भी फ़र्क आपको देखने को मिलता है। और शैक्षणिक असमानता आपको देखने को मिलती है ना। हम बात करते हैं कि जो लड़कियां हैं उनको हम गवर्नमेंट स्कूल में भेजते हैं, लेकिन जबकि जो लड़के होते हैं उनको प्राइवेट स्कूल में भेजते हैं, है ना। तो ये भी जो है शैक्षणिक असमानता भी आपको देखने को मिलती है। और राजनीतिक प्रतिस्पर्धा में जो है कमी होती है इनकी, कि भाई आपको पता है लोकसभा और राज्यसभा में हमारी जो महिला प्रतिनिधि है बहुत ज़्यादा कम मात्रा में आपको देखने को मिलती है ना। जो कि गलत चीज़ है। जितनी हमारी महिलाएँ हैं हमारे इंडिया में, जितनी फीमेल्स है, यानी कि 50% है तो 50% महिलाओं का भी उसमें होना चाहिए, ठीक है। और संपत्ति और उत्तराधिकारी अधिकार, तो ये भी है कि प्रॉपर्टी पे जो महिलाएं होती हैं उनका कोई भी अधिकार नहीं होता, ना तो वो अपनी फादर की प्रॉपर्टी पे कुछ भी मतलब कर सकते हैं, लेकिन हाँ लीगली वो है, ठीक है, लीगली वो ले सकती है अगर वो चाहे तो, पर वो अलग बात है, वो नहीं लेती है। और उसके बाद अपनी जो जहाँ पे वो जाती शादी करने के बाद मतलब ससुराल में, वहाँ पे भी उनका जो है इतना ज़्यादा हक नहीं होता है। उनके बच्चों का हो सकता है, उनके फादर का हो सकता है, उनके पति का हो सकता है ना, तो उनका नहीं होता है। फिर भी जो महिलाएं होती है वो हमेशा उन चीज़ों से उनको अलग रखा जाता है। महिलाओं के विरुद्ध हिंसा जो है ये भी एक उनकी प्रति जो अनइक्वलिटी है, जो समानता है उसको दिखाता है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया कि किस किस तरीके से जो है ये विभाजन पैदा होता है। और लिंग असमानता को बढ़ाने वाले जो कारक होते हैं वो क्या होते हैं, सामाजिक संरचनात्मक असमानता, यानी कि जो आर्थिक, सामाजिक और जो राजनीतिक प्रणाली है, जो हमारा जो सिस्टम है ना, इकोनॉमिकल, सोशोलॉजिकल और पॉलिटिकल, इन सब की वजह से जो है हमारे समाज में जो महिलाएं हैं वो पिछड़ी हुई हैं। और भेदभाव जो होता है उनके साथ में लिंग के आधार पर जो भेदभाव होता है वो है। और जो रूढ़िवादिता है, जो हमारी सोच है ना, वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है इस सब चीज़ों को बढ़ाने में, ठीक है, लैंगिक विभाजन को पैदा करने में ये सब इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इसको हम कम कैसे कर सकते हैं, तो पहला रीज़न हो सकता है कि पहला जो काम हम कर सकते हैं वो ये है कि लैंगिक समानता को हम बढ़ावा दे सकते हैं, है ना। लैंगिक समानता, असमानता नहीं, असमानता हमने पढ़ी है कि कैसे कैसे होती है, ये समानता है। हम इक्वलिटी पैदा कैसे कर सकते हैं, पहला काम कि भाई लैंगिक, हम देखो क्या कर सकते हैं इसके लिए हम, कि भाई दोनों को समान हम समझे, है ना। स्कूल में अगर जा रही है लड़कियाँ तो दोनों बराबर जाए, है ना। अगर एक बच्चे के दो बच्चे, मतलब एक पेरेंट्स के 2 बच्चे हैं, लड़की है एक लड़का है, दोनों को एक ही स्कूल में भेजे, चाहे वो प्राइवेट में भेज रहा है चाहे वो गवर्नमेंट में भेज रहा है, तो एक ही में भेजे, ताकि उसमें कोई भी भेदभाव करे। महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा हम दे सकते हैं, ठीक है, एम्पावरमेंट कर सकते हैं उनको, राइट, कि भाई वो अलग अलग पोस्टों में आपको देखने को मिले, राजनीति में देखने को मिले, तो ये जो है उनके लिए अच्छा रहेगा। लिंग आधारित हिंसा जो है हम उसको कम करें, उसको संबोधित करें,
हम इसके लिए मीटिंग्स करें, इसके लिए हम आवाज़ उठाएं कि क्या होती है, क्यों होती है ये हिंसा, तो ताकि जो लोग हैं इसके प्रति जागरूक हो। अगर कोई भी महिला के साथ ऐसा कुछ हो रहा है किसी घर में, तो हम उसके प्रति हमें पता हो, जागरूक हो, और हम जल्दी से कंप्लेंट करें किसी के पास, और या फिर खुद जाए। ठीक है, तो ये भी हो सकता है, क्योंकि देखो ये घर का मामला नहीं होता है। लैंगिक जो तरीके से जो भेदभाव है, जो हिंसा उनके साथ होती है, जो हिंसा मतलब मार पिटाई, तो ये गलत है बिल्कुल। ठीक है, तो इसके प्रति हम आवाज़ उठा सकते हैं, ये कोई उनका आपसी मामला नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसको सरकार को इसमें हस्तक्षेप करना पड़ेगा। फिर उसके बाद लिंग संवेदनशीलता नीतियों को प्रोत्साहित करना, यानी कि ऐसी पॉलिसी बनाना जिसमें कि हम दोनों को ही जो है बराबर का अधिकार देने की कोशिश कर रहे हैं। उसी को हम लैंगिक जो है समानता हम कह सकते हैं, कि हम लैंगिक जो समानता है उसको हम बढ़ा रहे हैं। ठीक है, और जो अनइक्वलिटी है उसको हम ख़त्म करते जा रहे हैं, तब हम बोल सकते हैं। और फिर ये आपका आता है एक निष्कर्ष। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। जो भी आपका कमेंट है, आपकी व्यूज़ है, आपको वीडियो अच्छी लगी, मेरे आंसर्स लिखने का तरीका आपको अच्छा लगा, समझने में आया आपको या नहीं आया, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना, जिससे कि मुझे काफ़ी हेल्प मिलती है। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।